अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद, वेलकम टू सिटी एट 10 और मैं हूं ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूँ कि आपकी सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो आइए आप और मैं करते हैं आज की हसीन से सुबह का आगाज़ एक साथ और दुआ गो है कि अल्लाह करे आपका पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत हसीन, खुशियों भरा हो और आप एक बड़ी एनर्जेटिक मूड के साथ अपने काम काज जो है उसे निपटाएं और अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपने आप से, अपनी ज़ात से मोहब्बत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ अपने माशरे में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे, हम स्ट्रगल जारी रखेंगे तो ना सिर्फ हम अपना कैरियर बना सकते हैं, अपना फ्यूचर जो है उसे सिक्योर कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनफरादी तौर पर हम अपनी जिम्मेदारियाँ बहैसियत शहरी, बहैसियत कौम जो है उसे पूरा करें, ताकि हमारी ज़िंदगी, हमारे आने वाली जितनी नस्लें हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो हर गुजरती सुबह के साथ जो है, हर गुजरते दिन के साथ जब नई सुबह होती है तो एक नए अज़्म के साथ अपने घर से बाहर निकला करें, अपने काम काज क्या करें। हमारी हाउस वाइफ्स का जो है वो बहुत बड़ा किरदार होता है हमारे माशरे में, और हम वैसे तो समझते हैं कि हाउस वाइफ क्या करती हैं, घर के काम काज करती हैं, लेकिन बच्चों की अपब्रिंगिंग में जितना बड़ा हाथ उनका है, जितना वो हमारी सोसाइटी को जो है वो खूबसूरत बना सकती हैं, उतना यकीन जाने कोई नहीं बना सकती। तो हमारी मदर्स का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है हमारी सोसाइटी की बेटरमेंट में, तो हमेशा जो है उनकी कदर करनी चाहिए। हम देखते हैं कि अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते जाते हैं, अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देते, तो कोशिश करें कि दिन का कोई एक ख़ास हिस्सा निकालें, उनके साथ बातचीत करें, सोशल मीडिया को थोड़ा सा साइड कर दें, क्योंकि सारा दिन हम देखते हैं कि अब एक घर में रहते हुए एक रूम में बैठ के भी बच्चे जो है वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि फ़ोन का इस्तेमाल कम करें, अपनों को, अपने प्यारों को वक्त दें, अपने वालिदैन के साथ जो है वो बहुत ही कीमती प्रेशियस जो मोमेंट्स हैं उनको चेयरअप किया करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में आप अपने वालिदैन के साथ बैठ के जब बात करते हैं तो बहुत कुछ ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे सबक, बहुत सारे ऐसे लेसन्स होते हैं जो आप सीखते हैं उनकी एक्सपीरियंस से। तो उन एक्सपीरियंस से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें और आपके चेहरों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। शहर फैसलाबाद का आज का मौसम कितना खूबसूरत है ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। शहर फैसलाबाद का आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मतलब ये है कि मौसम बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत है। कुछ जो है वो कूजी सा भी है, ठंडी हवाएं भी चलती हैं, तो बड़ा ही हसीन सा मौसम हो गया है। ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, ना बहुत ज़्यादा आपको जो है वो गर्मी की शिद्दत महसूस होती है, तो बड़ा नॉर्मल सा टेम्परेचर है जिसमें आप ईज़िली अपने तमाम जितने भी चीज़ें हैं उनको स्केड्यूल कर सकते हैं, अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धूप निकलती है तो ज़रूर धूप में थोड़ी देर बैठा करें, क्योंकि विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है और हमारी बॉडी को जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है कि हम जो है वो आर्टिफिशियल चीज़ों से हटकर नेचुरल रिसोर्सेज से जो है वो अपने आप को, अपनी सेहत को बेहतर करने की कोशिश करें। हीटर्स का इस्तेमाल अब तो कम कर दें, बहुत जगहें ऐसी हैं जहाँ पे अब तो हीटर्स इस्तेमाल नहीं होते। अगर आप कर रहे हैं तो उन हीटर्स को बंद कीजिए। अपने बच्चों को स्पेशली जो है वो थोड़ी देर धूप का जो कहते हैं ना कि चेहरा, मुख जो है वो ज़रूर दिखाइए, ताकि आपका पूरा दिन भी अच्छा गुजरे, आपकी सेहत भी बरकरार रहे। हम जब बंद कमरों में, बंद जगहों पे रहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। तो कोशिश क्या करें कि अपने आप को मूवमेंट देते रहें। धूप है तो उसे इंजॉय करें, धूप में बैठ के जो है वो डिफरेंट तरह की एक्टिविटी करना भी बड़ा जो है वो उससे बड़ा इंजॉय आप करते हैं। तो कोशिश क्या करें कि मौसम को जो है वो भरपूर तरीके से इंजॉय करें। गर्मी आने से पहले जितना लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं आप सर्दी से उतना हुए, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो जहाँ पे जैसे ही मौसम बदलता है तो एकदम से गर्मी की शिद्दत भी बढ़ जाती है। तो कोशिश करें जितना सुहाना मौसम है, जितना खूबसूरत वेदर है, उसे उतना ही भरपूर तरीके से इंजॉय करें। वेदर की जब हम बात करते हैं, खुला मौसम हो, धूप भी हो, तो बजाय हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को इस्तेमाल करने के कितना बेहतर हो कि हम फिज़िकली एक्टिविटी की तरफ जाएँ। हम देखते हैं कि आजकल बच्चे जो है वो फ़ोन पर डिफरेंट तरह की गेम्स को डाउनलोड करते हैं, उसे खेलना शुरू कर देते हैं। उसका बेसिक, उसके पीछे की रीज़न ये है क्योंकि हमारे यहाँ जो है आजकल फ़िज़िकल गेम्स बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। हमारे यहाँ जो है खेल, उसे बहुत कम खेला जाता है, क्योंकि हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में अब उस तरह की हैबिट्स रही ही नहीं। उस तरह की जो है वो बच्चों को जो है उनकी तरबियत ही नहीं की जाती, उस तरह से जो है उन्हें खेलों की अहमियत के बारे में बताया ही नहीं जाता। और इसके पीछे की क्या रीज़न है? क्या वसाइल की कमी है? कितने मसाइल हैं खेलों को लेकर, या इसकी ओवरऑल क्या सूरत हाल है? इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में तो बहुत ही ख़ास मेहमानों ने ज्वाइन किया है, स्पेशली
खेल के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जहाँ खेल की बात आती है वहाँ आपका मुस्तकबिल तो होता ही है, आपकी सेहत भी जुड़ती है और आपको जो स्पोर्ट है वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। और खेलों का हमारे माशरे में क्या मुकाम है और कितनी अहमियत, इसी पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर शकील अहमद गिल हैं, स्पोर्ट्स फोकल पर्सन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब, और साथ ही साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जहांगीर अशरफ, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। जहांगीर, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपके भी तशरीफ आवी का बड़ा शुक्रिया। सर, हम देखते हैं कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो है वो खेल दूर दूर तक जो है हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसकी सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि खेलों पर इतनी कम तवज्जो क्यों, और इसके लिए क्या किया जा रहा है, और ओवरऑल हमारे माशरे में खेलों का क्या मुकाम है? जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया सिटी 41 ने, और माशाल्लाह मैं आप लोगों को ये मुबारकबाद देता हूँ कि जो सिटी 41 चैनल है इसने रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह तरक्की की है पाकिस्तान में। एक लोकल लेवल पे जो फैसलाबाद में आपका ऑफिस है तो बहुत अच्छा है, और हर फील्ड में जो है ना सिर्फ स्पोर्ट्स और एजुकेशन, हर जगह पे हम लोग आपको कवरेज करते हुए देखते हैं। तो इस लिहाज से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और आज जो आपने हमें बुलाया बहुत बहुत शुक्रिया सिटी 41 का। तो इसमें बहुत ज़्यादा रीज़न्स होती हैं, जो स्पोर्ट्स का जो सिस्टम है पाकिस्तान में, और जो स्पोर्ट्स का जो लेवल है, और जो स्पोर्ट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाकई स्कूल्स और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि एक हमारे जो पेरेंट्स हैं घरों में, उनका भी बहुत ज़्यादा इस तरफ जो रुझान है वो बहुत कम है। दूसरा, जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं, आपने देखा होगा कि इससे पहले बहुत ज़्यादा जो हमारे बच्चे होते थे उनको खुद ही खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता था। अब ये शौक़ बिल्कुल कम हो गया है। तो ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ छोटे बल्कि आजकल तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो बड़े बच्चे हैं उनको भी आप देखें तो वो घरों में खेलने की बजाय जो शाम का टाइम है वहाँ पे खेलने के लिए नहीं जाते, लेकिन जस्ट वो मोबाइल्स पे अपना टाइम सर्व करते हैं। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि उनको जो है वो इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा कम करने दें, ताकि हमारी जो जनरेशन है ये एक पॉजिटिव वे से स्पोर्ट्स के थ्रू आगे बढ़े। क्योंकि पाकिस्तान का जो नाम है वो खेलों में बहुत ज़्यादा रहा है हिस्ट्री में आज तक। तो अभी अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत ही कमियाँ और कोताहियाँ हो रही हैं या हमारी टीम्स में आ रही हैं तो ये इसी वजह से है। और दूसरी इसकी रीज़न ये है कि हमने ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है जी। स्कूलों में तो बिल्कुल हमने इसको ख़त्म कर दिया, जो कि कोई कंपटीशन नहीं अब होता स्कूलों में। पहले माशाल्लाह स्कूलों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होते थे, तो हमारी टीम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली पंजाब पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी बहुत बेहतरीन सिलेक्शंस होती हैं। और पाकिस्तान ने एक बड़ा नाम कमाया दुनिया में, नेशनल, इंटरनेशनल और इवन ओलंपिक्स में जो है पाकिस्तान ने बहुत बड़ा नाम कमाया, बहुत ज़्यादा खेलों में, स्पेशली हॉकी में। लेकिन अब जो है ये कम तवज्जो ज़्यादातर मैं कहूँगा कि इसका जो मसला है वो पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है, जो कि उनके बच्चे हैं उनको थोड़ा सा उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है सोशल मीडिया का नहीं करें। पहले हम देखते थे कि गली मोहल्लों में बड़ा खेल खेला जाता था, और वीकेंड जब आता था तो स्पेशली टीम्स होती थी एरियाज़ की, वो जाती थे, खेलते थे, और वही बच्चे फिर अपनी इंस्टीट्यूट जो अपना कॉलेज के थ्रू जो है वो किसी न किसी खेल में आगे दिखाई देते थे। लेकिन जहांगीर, अब हम देखते हैं कि इस तरह का कोई भी रिवाज हमें हमारे माशरे में दिखाई नहीं देता, इसकी क्या वजह है? अच्छा, हमारे जो जैसे इन्होंने कहा कि पेरेंट्स चूँकि अब हमें कोई इंसेंटिव मिले ना तो फिर हम उस चीज़ की तरफ जाते हैं कि अब बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाएगा तो पेरेंट्स को लगता है कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, उसके नंबर कम आ जाएंगे, आगे उसका मेरिट नहीं बनेगा। ये जवाब पेश करके बच्चे को रोक दिया जाता है कि आपने स्पोर्ट्स में नहीं जाना और आपने अपनी पढ़ाई तक महदूद रहना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कि अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, उनको सिर्फ घर से स्पोर्ट ना होने की वजह से रोक दिया जाता है। दूसरा, फैसिलिटीज़ के हवाले से अब मेल फीमेल दोनों की अगर बात करें तो फीमेल के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनके लिए सेपरेट हमारे पास फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं है कि हर खेल में उनको वो फैसिलिटी दी जाए। जहाँ पे जनरल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में तो कोई एजुकेशन वाला कंसेप्ट नहीं कर सकते कि शुरू से ही बच्चों को, तो पेरेंट्स उस बात से भी फीमेल को भी और कम हो जाती हैं स्पोर्ट्स में। तो मेल की अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है ऑलरेडी, तो फीमेल की उससे भी ज़्यादा कम है। कंपटीशन की जैसे बात की कि स्कूल में तो बिल्कुल नहीं ना होने के बराबर है, क्योंकि एजुकेशन बोर्ड ने
जब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से फीस माफ़ की कि बच्चों से हम फीस नहीं लेंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, साथ ही बोर्ड के एग्ज़ाम की फ़ीस ख़त्म कर दी बच्चों की, तो तब से बोर्ड ने जो स्पोर्ट्स मुकाबले थे स्कूल के वो करवाने ख़त्म कर दिए कि स्कूल का बच्चा हमें कोई फीस ही नहीं पे करता तो मुकाबले क्यों करवाएं। अब एजुकेशन बोर्ड कॉलेज में तो कंपटीशन करवाता है, स्कूल में कंपटीशन नहीं करवाता। अब वो बच्चे जो स्कूल लेवल तक किसी स्पोर्ट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो कॉलेज में आके अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी तो कितने % लोग आगे आएंगे, इंटरेस्ट ही नहीं होगा हाँ, उनकी तैयारी नहीं है। अब तैयारी के बगैर जो खेलेंगे तो परफॉर्मेंस नहीं होगी, वो जिले सतह पर ही हार के बैठ जाएंगे, ना वो आगे डिवीजन लेवल पर जाएंगे, ना वो आगे प्रोविंस लेवल पर जाएंगे, ना वो आगे नेशनल लेवल पर जाएंगे, और नेशनल लेवल तक नहीं जाएगा तो इंटरनेशनली कैसे खेलेगा बच्चा। और हमारे यहाँ उतने माजरत के साथ रिसोर्सेज भी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते कि बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्शन की तरफ लेकर जाती है, और वो परफेक्शन फिर हमें, जैसे आपने बात की, इंटरनेशनल लेवल पे तो नजर आती नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के खेलों के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। अब ओलंपिक्स पिछले 2-3 का रिकॉर्ड उठा के देख ले, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ इसको हम सिफर ही कह सकते हैं कि कोई ऐसी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं समेटी गई पिछले मेरे ख्याल 2-3 ओलंपिक्स में। उससे पहले जैसे बता रहे हैं कि हॉकी में हम 3-4 बार ओलंपिक्स में और 3-4 बार वर्ल्ड कप में जीत चुके हैं, लेकिन अब ना हॉकी का नामो निशान है। क्रिकेट जिस पे सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जाता है उसका हाल भी हमने देख लिया पिछले 1-2 वर्ल्ड कप में कि परफॉर्मेंस हमारी क्या रही है। मतलब इकट्ठे 4-4 मैच हार जाना, और अब देखें कोई एक मैच जीते कोई एक हारे, पता चलता है लड़के हार रहे हैं। हारने से कोई इतराज नहीं होता स्पोर्ट्स में, एक ने हारना है एक ने जीतना है, लेकिन लगातार आपका फेलियर चलता रहे ना तो फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है। जैसे आपकी ओलंपिक्स में अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान बिल्कुल बाहर होता जा रहा है, इवन क्वालिफाइंग राउंड में बाहर होते जा रहे हैं। हम तो नेशनल खेल में बहुत ज्यादा पीछे हैं शकील साहब। हॉकी एक जमाने में जो है हमारे पास एक बड़ी प्रॉपर टीम होती थी, लोग जो थे अपने काम काज छोड़ के इस गेम की तरफ फोकस करते थे, इसको देखने जाते थे, और वो लड़के भी जो है वो स्कूल कॉलेजेस या किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही निकले होते थे, लेकिन अब हमें बिल्कुल ऐसी टीम्स दिखाई नहीं देती हैं। इसकी यही वजह है कि जैसे जहांगीर साहब ने भी बात की है, मैं उनकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ कि जब तक हमारा ग्रास रूट लेवल पे हमें सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो हमारी हॉकी या कोई भी और खेल वो आगे नहीं जाएगा। हमें जस्ट क्रिकेट पे ही फोकस नहीं करना चाहिए, हमें दूसरे खेलों पे भी फोकस करना चाहिए। इसी वजह से जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बड़ा अच्छा माशाल्लाह इनिशिएटिव लिया है, मोहसिन नकवी साहब ने। तो उन्होंने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये बाकायदा स्पोर्ट्स का एक ऑफिस कायम कर दिया है, जिसमें DPI साहब हैं, डॉक्टर सैयद अंसर साहब, और वकास साहब हैं हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, नासिर खोखर साहब हैं हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इस तमाम काम करने का कितना अच्छा इम्पैक्ट जाएगा खेलों पर, आने वाले दिनों में हम जो है क्या कुछ तब्दीली देखेंगे या नहीं, इस हवाले से मजीद बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और खेलों का हमारे माशरे में बहुत अहम किरदार है। हमारे आने वाली नस्लों को जो है इससे रूबरू करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तालीम के साथ जो है वो इक्वली हमारी स्पोर्ट, हमारी खेलें भी उसी तरह की अहमियत की हामिल हैं। तो जितनी तालीम ज़रूरी है उतनी ही खेल ज़रूरी है। ये कतन ख्याल बहुत ही ज़्यादा गलत है कि तालीम अगर आपको जारी रखनी है तो आपको जो है वो कतई ताल्लुक़ होना पड़ेगा खेलों से। खेल और तालीम अगर साथ में चलेंगे तो दोनों मैदानों में आप ना सिर्फ एक्टिव रहेंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छी से कर सकेंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अपने मेंटल को जो है अपना जो आपका मेंटल पीस है, जो उसका रिलीफ है, उसका स्ट्रेस है, उसको भी दूर करने के लिए खेलों का हिस्सा बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे यहाँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स ऑफिस तो बना दिया गया, लेकिन उसके बाद उसके कितने फ़ायदे हैं, वो कितनी खेलों के मैदान में आसानियाँ पैदा कर सकेंगे, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। शकील साहब, आपने बताया कि स्पोर्ट का जो है वो ऑफिस तो बना दिया गया है, तो इससे हमारे स्टूडेंट्स के लिए कितनी आसानी पैदा हुई और इब्तदाई मराहिल में आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा? जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और इसके इंशाल्लाह बहुत अच्छे फ़ायदे हासिल होंगे। स्पेशली हमारी जो यंग जनरेशन है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, इनको बहुत ज़्यादा आगे जाने के चांसेस मिलेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ अपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को। और दूसरी बात यह है कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो हर खेल के जो इंडिविजुअल्स हैं और जो टीम्स हैं, अगर कोई टीम मतलब फर्स्ट हो जाती है पंजाब लेवल पे तो उसको वो 2 लाख रुपया दे रहे हैं। अच्छा। जो कि इससे पहले पाकिस्तान में कभी भी हिस्ट्री में नहीं था।
और लास्ट ईयर हमने ऐसा किया और डिस्ट्रिक्ट जो फैसलाबाद है यहाँ पे उन्होंने 2.7 मिलियन के प्राइज़ दिए, जस्ट फैसलाबाद जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है इसमें। उसके अलावा जो इंडिविजुअल जीत जाते हैं, कोई एथलेटिक्स में अगर जीत जाता है किसी भी इवेंट में, चाहे वो 4 इवेंट्स में जीत जाए, तो एक इवेंट जीतने का 50,000 है। तो इस तरह अगर कोई भी बच्चा हमारा माशाल्लाह अगर 3 या 4 इवेंट जीत जाता है तो उसको 1.5 से 2 लाख रुपया हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको प्राइज़ देता है। बिल्कुल, जो कि बच्चों के लिए, जो हमारी यंग जनरेशन है उसके लिए बहुत बड़ी एक मोटिवेशन है जिसको उन्होंने पैदा किया। और इस लिहाज से अब ये जो खेलें हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। ये दूसरा साल है तो इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। जो हमारे हज़ारों की तादाद से जो हमारे स्टूडेंट्स थे जो जस्ट के जैसा मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया में बिजी रहते थे, अब वो खेलना शुरू कर दिया उन्होंने कॉलेजेस की टीम्स में, यूनिवर्सिटीज़ की टीम्स में, ताकि वो मुल्क में जो है वो अपना खेलों के थ्रू एक अपना नाम बना सकें। बिल्कुल ठीक है। और जब हम खेलना शुरू करते हैं तो साथ ही साथ जहांगीर कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। खेलों के मुकाबले जो है आप क्या समझते हैं कि वो कितने हमारे यहाँ होते हैं और उनको मज़ीद कितना जो है वो इन्हांस करने की ज़रूरत है? अच्छा, ये जो मुकाबले की ज़रूरत है ये नो डाउट ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने क्या ट्रेंड देखा है हमारे तालीमी इदारों में बिलखसूस कि साल में एक दिन स्पोर्ट्स डे बना लिया जाता है जी, बिल्कुल। और उस दिन अच्छा ये जो आपकी एक परफॉर्मेंस है ना ये मुसलसल कंटिन्यू प्रैक्टिस से आती है। बिल्कुल ऐसा किसी एक दिन आपने रख लिया साल में, वो भी अच्छा है, वेल एंड गुड के पढ़ाई से बच्चों को रिलैक्सेशन और सारा स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करके एंजॉय करता है। लेकिन जो बाकायदा स्पोर्ट्स जिसको आगे लेकर जाना है, जिसको हमने सूबे पर लेके जाना है, फिर मुल्क की सतह पर लेके जाना है, फिर इंटरनेशनल लेके जाना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ प्रैक्टिस ग्राउंड जो हैं वो बड़ी महदूद है। अब बहुत कम इदारे ऐसे हैं, स्कूल तो बिल्कुल चंद एक होंगे, जैसे DPS है वो हर दफ़ा पिछले 2-3 साल से क्रिकेट में या तो विनर आ रहा है या रनर अप आ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ DPS के पास हैं क्रिकेट के हवाले से। और बाकायदा अकेडमी बनाई है, शाम को रोज़ाना प्रैक्टिस होती है। जो बच्चा उनकी टीम में होगा वो सारा साल प्रैक्टिस करेगा। लेकिन अदर हैंड अगर जब देखें हमारे गवर्नमेंट स्कूल में, तो हमारे गवर्नमेंट के बाकी जो स्कूल्स हैं उसमें ये फैसिलिटी नहीं है। अगर हो भी तो रोज़ाना प्रैक्टिस का कल्चर नहीं है, ट्रेंड नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिस अलग से या तो आपको कोच रखने पड़ेंगे और स्कूल्स में कोच का कोई डेजिग्नेशन है ही नहीं। आपका एक जो PT टीचर है, फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, या तो वही स्पोर्ट्स करवाएगा और वो शाम को क्यों करवाएगा, उसको एक्स्ट्रा कुछ मिलना नहीं है। हमारे यहाँ ये ज़ाहिरी बात है कि फाइनेंशियल मैटर्स भी बड़े इन्वॉल्व हैं साथ, कि अगर PT को आपने रखा हुआ है डे टाइम में तो वो शाम को क्यों प्रैक्टिस करवाएगा। शाम के लिए अलग से कोई एटलीस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई अपनी एक टीम बना के कोच मुख्तस कर दे हर स्पोर्ट्स के लिए जिसको वो चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में भी वो पोटेंशियल मौजूद है कि वो अगर रोज़ाना प्रैक्टिस करें तो वो भी अच्छा कम्पीट कर सकते हैं पंजाब के लेवल पर, उसके बाद वही खिलाड़ी आगे जा सकते हैं। लेकिन अलमिया यह है कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स नहीं है और गवर्नमेंट का फोकस नहीं है। फोकस इस तरह होता है साल में एक आधा कंपटीशन करवा दिया, वो इसी को समझते हैं कि हमने बहुत अपना रोल प्ले कर दिया, जबकि जो मुसलसल प्रैक्टिस है वही कामयाबी का राज है। और जो इदारे वो कर रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, ठीक है, तो वो बच्चे कामयाब भी होते हैं और वही सक्सेस स्टोरीज। सपोर्ट के बगैर तो आप बिल्कुल आगे सोचो कि किसी डिपार्टमेंट को आगे लेकर जाओ, ये मुमकिन नहीं है। तो शकील साहब, इसमें गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट है और मजीद कहाँ पे जो है वो जो सोर्सेज को बढ़ाने की ज़रूरत है? जी, गवर्नमेंट की सपोर्ट माशाल्लाह हमारे जब से ये खेल स्टार्ट हुए हैं हायर एजुकेशन के बहुत अच्छी है हर लेवल पे ही। और बाकायदा से जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, सब मेल फीमेल्स कॉलेजेस में वो बहुत ज़्यादा तावन कर रहे हैं अभी खेलों के लिए। और अभी जैसा आपने पहले कहा कि और जहांगीर साहब ने कहा कि ये जस्ट एक दिन जो स्पोर्ट्स डे होता है उससे नहीं काम चलता, तो पहले ऐसा ही होता था। लेकिन अब ये जो खेलें स्टार्ट हुई हैं, जैसे ही 1.5 साल हो गया इसका ये सेकंड फेज़ चल रहा है, तो माशाल्लाह ये तकरीबन 6-7 माह चलती रहती हैं खेलें, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है खेलों की प्रोग्रेस के लिए। और दूसरा, गवर्नमेंट जो है वो मतलब उनकी जो प्रोग्रेस है इसको सपोर्ट करने के लिए फंडिंग की वो हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह बढ़ रही है। अब लास्ट ईयर हमारे जितने भी प्राइज़ थे खिलाड़ियों के लिए वो माशाल्लाह पहले से ज़्यादा उन्होंने उनको बढ़ा दी है, हर के इंडिविजुअल और टीम्स का भी जो है वो बढ़ा दी है, तो जो कि एक बहुत ही अच्छा इकदाम है। और जो हमारे माशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब हैं बहुत ही एक्टिव हैं
सेक्टरी एजुकेशन साथ ऐसी सहूलियात दी जा रही हैं कि वो आगे चल के जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकेंगे? जी, उन्होंने एक माशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म अब बनाया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 100 डेज़ की ट्रेनिंग देंगे बच्चों को, जो बच्चे हर डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न से बेस्ट होंगे हमारी टीम्स में, और हर बच्चे को वो माशाल्लाह 50,000 से लेके 70,000 तक देंगे अकॉर्डिंग टू इवेंट जो होता है, किसी का इंडिविजुअल है या टीम इवेंट है हर महीने का। तो ये बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि लोगों को, हमारी जो यंग जनरेशन है, जो आने वाले खिलाड़ी हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए। और इसके अलावा फिर वो जो हमारी जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न लेवल पे, कि जो भी चीज़ किसी कॉलेज में या मतलब कि हायर एजुकेशन के जो हमारे इदारे हैं उनमें चाहिए तो हर जगह पे दे रहे हैं। लेकिन उनको ये भी ज़रूर चाहिए कि अब जो हमारा स्कूल लेवल का जो डिपार्टमेंट है उसमें थोड़ा खेलों जो है वो मांद पड़ गई हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा चैनलाइज करने की ज़रूरत है ताकि हमारा ग्रास रूट लेवल जो है बहुत अच्छा हो जाए। हमारे स्कूल है ना कि अगर स्कूल पे हम उस तरह से फोकस नहीं करेंगे, और हम देखते हैं कि जैसे आपने भी पहले जहांगीर मेंशन किया था कि हमारे यहाँ लड़कियों को ज़्यादा जो है वो फेस करना पड़ती है, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। तो लड़कों के मुकाबले अभी अगर करंटली सिचुएशन की बात करें तो हमारी लड़कियों के पास कितने ज़्यादा चांसेस हैं? अच्छा, जैसे सारा डिस्कस हो रहा है कि कॉलेजेस में काफ़ी हद तक सहूलियात मौजूद हैं उनके पास एज़ कम्पेयर टू स्कूल्स, लेकिन जिस बच्ची ने या बच्चे ने, और बिलखसूस अगर फीमेल की बात करें तो जिस बच्ची ने स्कूल में ही किसी में पार्टिसिपेट नहीं लिया तो कॉलेज में उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो टीम में अपना नाम भी लिखवा दे। क्योंकि पहले उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला होगा अपने स्कूल में खेल के, तो वो कॉन्फिडेंटली अपना नाम लिखवा देगी किसी टीम में, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में जाना चाहती है। लेकिन अगर उसको मैट्रिक तक मौका ही नहीं दिया गया, उसको किसी में पार्टिसिपेशन का कोई चांस नहीं मिला, तो वो कैसे आगे जाएगी कॉलेज में जाके? तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट इनको जो कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम बना देना चाहिए, कोई मराकज सतह पर ऐसे सेंटर बना देने चाहिए कि अगर हर स्कूल में फैसिलिटी नहीं है तो उस हल्के के, उस यूनियन काउंसिल के, उस मरकज़ के स्कूल्स को इकट्ठा एक जगह कर लें कि हर स्कूल से अगर 2-2 बच्चियाँ भी कोई क्रिकेट खेलना चाहती हैं तो एक टीम बना लें, पूरे उस एरिया की 8-10 स्कूल पर मुश्तमिल एक टीम बना लें, 2-2 खिलाड़ी हर स्कूल से ले लें। देखिए, आप एक स्कूल से अगर चाहते हैं कि जी मैट्रिक के 10 ही बच्चे अगर आपके चले जाएंगे तो पीछे बाकी क्लासेस डिस्टर्ब होंगी, एक ये भी माइंडसेट होता है प्रिंसिपल का, तो वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा कि हर स्कूल से 1-1, 2-2 खिलाड़ी लें, तो एक यूनिट लेवल पे एक टीम बना दें तो आपके पास मुख्तलिफ स्टफ भी आ जाएगा, और जब कंपटीशन होंगे तो आपके पास कोई 8-10 टीमें भी फैसलाबाद से बन जाएंगी। और इसी तरह से है ना कि अगर मुकाबले जो है वो सतही लेवल से स्टार्ट होंगे स्कूल से, और अपने शहर की टीमें जो हैं वो खेलेंगी, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आएगा, उनकी प्रैक्टिस भी जारी रहेगी, और कंपटीशन से उनको पता चलेगा कि उनमें और मज़ीद कितना अभी ज़रूरत है अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वक्त की छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और हमारे माशरे में मर्द और ख़वातीन दोनों को जो है वो इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात की जाए खेलों की, स्पोर्ट की, तो उसमें हमारी ख़वातीन के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है और क्या उनको भी उसी तरह से इक्वली फैसिलिटेट किया जा रहा है या नहीं, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। शकील साहब, आपने जिससे बताया कि अब आपके डिपार्टमेंट के अंडर जो है स्पोर्ट, जितने भी स्पोर्ट के लिए एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया जा रहा है, तो इसमें हमारी ख़वातीन के लिए स्पेशली अगर बात की जाए कॉलेज लेवल पर, बच्चियों के लिए कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? जी, बच्चियों के लिए हमारी बिल्कुल उतनी ही हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं जितना कि हम लड़कों के लिए जो हैं वो चांसेस हैं। मेल फीमेल के लिए बिल्कुल इक्वल पार्टिसिपेशन हमने रखी है, इक्वल प्राइजेज़ रखे हैं ताकि हमारी जितनी भी माशाल्लाह बच्चियां हैं वो कॉलेजेस में पढ़ती हैं उनको बढ़ने के चांसेस मिलें। फिर उसके साथ साथ हम उनको सर्टिफिकेट के थ्रू भी फैसिलिटेट करते हैं, जो कि गवर्नमेंट की एक अब पॉलिसी है कि अगर कोई भी खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न या पंजाब लेवल पे फर्स्ट होता है तो उसको वो जो उसके एडमिशन्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, बीएस में या एमएस में, उनमें वहाँ पे उनकी बाकायदा उन्होंने कोटा रखा हुआ है कि 3% है, 5% है जो खिलाड़ी अच्छे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारी बच्चियों के लिए कि वो खेलों में हिस्सा लें। और हम देख रहे हैं कि जिस भी कॉलेजेस में हमने इवेंट करवाए हैं स्पेशली लड़कियों के, तो उनकी भरपूर पार्टिसिपेशन थी।
बहुत ज़्यादा। वो इसी वजह से थी कि हमने उनके लिए इंसेंटिव्स पैदा किए हैं, प्राइजेज रखे हैं, इक्वल चांसेस रखे हैं, हमने उनको मोटिवेट किया है बहुत ज़्यादा। तो इसमें मीडिया का भी माशाल्लाह बहुत बड़ा किरदार है, सिटी 41 का भी बहुत बड़ा किरदार है कि हर जगह ये कवरेज के लिए जाते हैं और हमारे कॉम्पिटिशन्स को फैसिलिटेट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं और बच्चियां भी माशाल्लाह बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। शकील साहब, आपने कॉम्पिटिशन्स की बात की, इवेंट्स की बात की, तो अभी हालिया किस तरह के कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो आप ऑर्गेनाइज करवाने चाह रहे हैं या करवाए हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। अभी हमारे हायर एजुकेशन का पहला जो फेज़ था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था पूरे पंजाब में, फिर उसके बाद डिवीज़न लेवल पे हुआ, फिर अब हम माशाल्लाह पंजाब में जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें एक जिम्मेदारी दी है कि जो पंजाब की गेम्स हैं उसके 4 इवेंट इंशाल्लाह हमारे फैसलाबाद में मुनक्कद हो रहे हैं। 4 मेल के हैं और 4 फीमेल्स के हैं, जिसमें टग ऑफ वार है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, बिल्कुल ठीक, कबड्डी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो कबड्डी और टग ऑफ वार है माशाल्लाह हमारी बच्चियां बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेती हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग अच्छा, गेम्स हैं। की भी कबड्डी हो रही है? जी, हो रही है कॉलेजेस में माशाल्लाह, और उनको लिए जो जितने भी हम फैसिलिटेटर्स लगा रहे हैं वो सारे फीमेल होते हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो भी फीमेल्स हैं और माशाल्लाह कई प्रिंसिपल्स ने तो फीमेल्स इंस्ट्रक्टर्स रखे हुए हैं। अब इससे ये जाहिर होता है कि हायर एजुकेशन हमारा जो है उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा ये इक़दाम है और बहुत फैसिलिटेट कर रहा है। और स्पेशली जो हमारा यहाँ पे डायरेक्टर ऑफिस है, हमारी जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर कलसूम साहिबा, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो हर फोरम पे हमारे साथ खड़ी होती हैं दिन रात, जहाँ भी हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जी। वो हर लिहाज से हमें सपोर्ट करती हैं, हर कॉलेज में, हर जगह, जिस भी फैसिलिटी की हमें ज़रूरत पड़े, किसी भी किस्म की हमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो कभी भी हमें वो प्रॉब्लम फेस करने नहीं देती और माशाल्लाह हमारे साथ खड़ी हैं। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मतलब इक्विपमेंट के लिहाज से भी अगर इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो उसमें भी आपको लगता है कि जितने इक्विपमेंट्स अभी हैं वो इनफ हैं बच्चों के लिए? हमारे पास इनफ हैं, जितने हमारे इवेंट्स हो रहे हैं माशाल्लाह। अब तो हमारी ग्राउंड्स माशाल्लाह बहुत आबाद हो गई हैं कॉलेजेस की, जो कि एक बहुत अच्छा, प्रिंसिपल्स जो हैं वो बहुत तामन कर रहे हैं। तो क्योंकि ये चीज़ होती है एक दूसरे के साथ जब हम कोऑपरेट करते हैं तो माशाल्लाह सभी लोग जो हैं हमारे कोचेस, हमारे स्पोर्ट्स के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं स्पोर्ट्स के, तो उनका बहुत बड़ा एक तावन है हमारे साथ। तो उनको का भी बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं कि इसको चैनलाइज कर रहे हैं। और जितना हम बच्चों को तभी अच्छा जहांगीर ट्रेन कर सकते हैं जितने हमारे पास अच्छे ट्रेनर्स होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि खेलों के लिहाज से हमारी तालीमी इदारों में जो ट्रेनर्स हैं, जो कोचेज़ हैं, क्या उनकी जो ट्रेनिंग है वो टाइम टू टाइम होती है या वो वही जो हमारे रवायती नॉर्म्स हैं उन्हीं को लेके आगे बढ़ रहे हैं? अच्छा, कोई ट्रेनिंग का कल्चर तो ऐसा है नहीं हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा कि हम कहें कि हमारे ऑफिशियल्स को ट्रेन किया जाता है या हमारे टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। तो हमारे यहाँ अगर ट्रेनिंग्स होती भी है तो अक्सर ट्रेनिंग्स चाहे वो एकेडमिक्स की हो या दीगर किसी भी टेक्निकल साइड पे हो तो वो बराए नाम बन जाती हैं, क्योंकि अक्सर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका फोकस ये होता है कि हमारा TAD बन जाएगा और हमने जाके वहाँ पर लंच करना है और आ जाना। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि रिफ्रेशर कोर्सेज करवाते रहना चाहिए। और जो फैसिलिटी की बात है ये महदूद स्कूल कॉलेजेस में मौजूद हैं। कंपटीशन में जब भी देखते हैं 2-4 कॉलेजेस मखसूस आगे होते हैं, 2-4 स्कूल्स आगे होते हैं, बाकी सारे अगर मतलब 50 कॉलेज अगर फैसलाबाद में है या 2000 स्कूल हैं तो बाकी स्कूल कहाँ पे खड़े हैं। तो फैसिलिटीज़ जहाँ पे होती है वो बहुत महदूद इदारे हैं और वही हर बार आगे आ जाते हैं। तो हर कॉलेज में ये फैसिलिटीज़ नहीं है, ना हर कॉलेज इस तरह से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है। तो ये वाहद प्रिंसिपल या सरबराह इदारा की अपनी भी एफर्ट होती है इसमें कि जो इदारे फ्रंट पे आते हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, वही इदारे स्पोर्ट्स में नाम बना पाते हैं। बाकी 50 इदारों में से कोई किसी को नहीं जानता 2-4 के अलावा। बिल्कुल ठीक है। शकील साहब, आप इस बात से कितना मुत्तफिक हैं जो जहांगीर ने भी बात मेंशन की है कि चंद एक जो है वो कॉलेजेस या इदारे हैं जो आगे आते हैं और बाकी जो है वो बैक एंड पे हैं? आई थिंक पहले ये सिस्टम था जो जहांगीर साहब ने बात की है, और वो जो चंद एक इदारों की बात है, अगर हम पहले जस्ट बोर्ड की सतह पे बात करें तो वो जितने भी हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना, वो मतलब वो जस्ट खिलाड़ियों को एडमिट कर लेते थे, वो खिलाड़ी ना पढ़ते थे, ठीक है, जस्ट नाम के वो दाखिल होते थे। तो फिर जब उनकी टीम्स बनती थी तो वो फिर एक डिस्करेज माहौल हो जाता था कि जी जो प्राइवेट इदारे हैं ये पैसा दे के तो खिलाड़ियों को ले आते हैं, और जो हमारे गवर्नमेंट के इदारों के
हमारी टीम्स हैं वो उनको फिर एक मोटिवेशन नहीं मिलती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है कि अब हम हर कॉलेज में हमारे जितने भी अभी डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न लेवल पे पार्टिसिपेशन हुए हैं बहुत हाई लेवल पे हुई हैं। उनका बहुत एक अच्छा वॉल्यूम रहा है पार्टिसिपेशन का, स्पेशली फीमेल्स और मेल्स दोनों में। मिनिमम अगर हमारे जस्ट डिस्ट्रिक्ट का कोई कंपटीशन एथलेटिक्स का होता था या कोई भी, तो 20-20 कॉलेजेस आते थे। तो पहले हमारे यही 20 कॉलेज, जैसे जहांगीर साहब ने बात की है, ये 2-3 होते थे। बिल्कुल ठीक। तो अब माशाल्लाह हमारे लोकल लेवल पे ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारी डायरेक्टर जो हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, वो बड़ा अच्छा उनका इनिशिएटिव है। वो हर जगह पे जाती हैं, खुद मॉनिटर करती हैं सारी चीज़ों को कि किस तरह हो रहा है कंपटीशन। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि जब तक हम ग्रास रूट लेवल पे सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने स्कूल्स में फैसिलिटेशन नहीं देंगे, तो ये हमारी जो अच्छी टीम्स हैं ये नहीं बन पाएंगी जी। ये जो है साइड चलनी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी गवर्नमेंट उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इस पे बहुत अच्छा एक स्टेप लेगी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास तो जितने भी स्पोर्ट्स से रेलिवेंट लोग आते हैं उनकी मोस्टली यही शिकायत जहांगीर रहती है कि हुकूमत की तरफ से उस तरह की जो है वो सपोर्ट कभी दिखाई नहीं देती। कभी बजट के इशू होते हैं तो कभी रिसोर्सेज के इशू होते हैं। तो आपको लगता है कि हमारे, जैसे आपने पहले भी मेंशन किया है कि जो मखसूस इदारों पे तवज्जो दी जा रही है, तो बाकी तो फिर स्टूडेंट्स के साथ ये ज्यादती है। अच्छा, अब देखिए बाज़ जगहों पे इससे उलट है कि गवर्नमेंट फैसिलिटी दे देती है, उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता। अब रिसेंटली फैसलाबाद में जो डिसाइड हुआ कि 20 स्कूल्स को हम मॉडल बनाएंगे, वहाँ पर बाकायदा स्पोर्ट्स का सामान भी दिया गया, जैसे लैब का सामान दिया गया। अब हमारे यहाँ क्या होता है, लैब का सामान मिल जाता है, वो बंद कमरे में पड़ा रहता है, उसको यूज़ नहीं करते। इसी तरह अक्सर जगहों पर स्पोर्ट्स का सामान मिल जाता है, वो बंद पड़ा रहता है। कोई एक तो उनके पास अगर पीटी नहीं है, या पीटी है तो वो किसी स्पोर्ट्स में उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है। और बाहर से कोच लेते हुए वैसे ही फीमेल इदारे डरते हैं कि हम बाहर से कोई ऐसे ही कोई इशू ना बन जाए, और फीमेल के इदारों में ज्यादा। तो अक्सर सरबराह इदारा जो है वो डर के खामोश बैठे रहते हैं, और अपने इदारों में सामान मिलने के बावजूद कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स बाकायदा नहीं हो रही। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस भी रखना चाहिए कि जिसको जो फैसिलिटी दी है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। क्योंकि एक स्कूल में मैंने खुद विजिट किया था, तो वहाँ साइंस का लैब बंद पड़ा हुआ था कि वो 1 साल से साइंस लैब का सामान आया पड़ा है, लेकिन वो कहते थे हमारे पास कमरा नहीं है जिस कमरे में सामान ऐसे भी वसाइल का या ऐसी भी सहूलियात का क्या फायदा जो बच्चों तक ही ना पहुंचे, बच्चे उससे मुस्तफीद ना हो। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक प्रॉपर निज़ाम बनाया जाए, सिस्टम बनाया जाए कि अगर जो सहूलियात दी जा रही हैं क्या उसे उस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है या नहीं। इसका चेक एंड बैलेंस रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारी स्पोर्ट किस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी तालीम में मददगार और मावन साबित हो रही है, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खेलों के हवाले से जो है बड़ी दिलचस्प सी गुफ्तगू जारी है, कितना खेल हमारी ज़िंदगी में अहम है। और साथ ही साथ अगर हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की बात करें तो हमारे खेल हमारी तालीम में कितने मददगार साबित हो सकते हैं, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। जहांगीर, आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स का तो आम ख्याल ये होता है कि जो खेल हैं वो सरासर वक्त का ज़िया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि खेल हमारे एजुकेशन में कितना हमें जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं? अच्छा देखिए, आप किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाए ना तो आप बहुत एक्टिव रहते हैं, और जो बंदा एक्टिव रहता है ना वो मैं समझता हूँ कि एक उस बच्चे से बहुत बेहतर है जो सारा दिन पढ़ाई में लगा रहता है। उसकी परसीव करने की जो पावर और एबिलिटी है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि वो पैसिव स्टूडेंट है जी। वो क्लास में भी सुस्त पड़ा हुआ है, वो घर में भी सुस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी कोई नहीं है, एक्सरसाइज कोई नहीं है। अब एक्सरसाइज का सबसे बेहतरीन हल ये है किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर लें। देखिए, सेपरेटली आप एक्सरसाइज को टाइम नहीं दे सकते तो आप किसी एक स्पोर्ट्स को टाइम दे दें, अपनी जिंदगी में ले आए, उसको थोड़ा टाइम दे दें, आधा घंटा दे दें, 15 मिनट दे दें, या जैसे आप मुनासिब समझें। लेकिन उससे क्या होगा कि आपके सारे दिन की जो थकावट होगी, सुस्ती होगी ना, वो दूर हो जाएगी। तो स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट भी आता है। बंदा जब खेलता है ना तो उसको पता चलता है कि आपने हारना भी है, उसको फेस कैसे करना है, आपने दूसरे को कांग्रेट्स कैसे करना है अगर आप हार भी जाए तो दूसरे को। खेल के थ्रू हमारी पर्सनालिटी बिल्डिंग बहुत खूबसूरती से होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चा पढ़ाई सुबह जा रहा है स्कूल, दोपहर को आ रहा है घर, फिर शाम को फिर ट्यूशन और एकेडमी जा रहा है, घर पे ट्यूटर पढ़ाने आ रहा है। तो हमारे बच्चे को ना एक बिल्कुल कुएं का मेंढक बना दिया गया, किताब से बाहर ही नहीं निकल रहा। तो किताब से बाहर निकलने बगैर
अगर वो मार्केट में जाएगा तो वो हाल होगा जो आज हमारे बच्चों का हो रहा है कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनमें कम्युनिकेशन पावर नहीं है। अब देखिए जब आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हैं तो कम्युनिकेशन आपकी रवाबत एक दूसरे से, बातचीत, डायलॉग, तो आप जब किताबें पढ़ते रहते हो तो आपका डायलॉग आपका कट जाता है आपकी लाइफ से, आप अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते, आप मुकाबले की फिजा नहीं आप में होती और मुकाबले में हार बर्दाश्त करना नहीं आपको आता। स्टडी में हार का कंसेप्ट वो नहीं है, उसमें आपको उल्टा 100 बातें सुनानी पड़ती हैं कि आपके नंबर उससे 2-4 कम आ गए। अब 2-4 नंबर कम आने पे भी बच्चे को डांट, फेल होना एक सेपरेट इशू है। हमारे यहाँ 90% नंबर आए तो 91 क्यों नहीं आए? आपके कजन के, आपके बड़े भाई के तो 91 थे या उससे भी ऊपर थे, आपकी क्लास में 91 नंबर आ गए, आपके 90 क्यों आए? 1% से बच्चे को डांटा जाता है। और सपोर्ट के कोटा से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी हमें मिलती हैं कि हमें बड़ी अच्छी अच्छी जगह पे, मैंने वैसे लोग देखे। फिर क्या होता है कि जब हम बच्चे को स्पोर्ट्स में जेन्युइनली नहीं भेजते तो यूनिवर्सिटीज में हम सिफारिशें ढूंढते हैं कि स्पोर्ट्स कोटे पे सिफारिशी एडमिशन हो, तो उस सिफारिशी एडमिशन से उस स्पोर्ट्समैन बच्चे का भी और बच्ची का भी हक मारा जाता है जो कि बाकायदा तौर पर खेल के आ रहा है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ सिफारिश कल्चर भी है कि एडमिशन जब स्पोर्ट्स कोटे पे होते हैं तो सिफारिशें शुरू हो जाती हैं। सिफारिश कल्चर को देखते हुए अक्सर यूनिवर्सिटीज ने स्पोर्ट्स कोटा ही खत्म कर दिया है, क्योंकि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ जो है वो बेहतरी होती है। अगर हम खेलों का ये वाला पहलू देखें तो हमारी, जैसे आपने बोला, हमारी शख्सियत की बहुत अच्छी बिल्डिंग इसमें होती है। आप मेंटली फिजिकली बड़े स्ट्रांग होते हो, आपके नर्व्स पे बड़ा आपका काबू होता है, जो आपके अपने लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स, और टीम वर्क भी आपको आता है। तो ये बड़ी सारी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में सिखाई जाती हैं। सर, अगर हम बात करें लोकल लेवल पर, सूबाई लेवल पर और नेशनल लेवल पर हमारे स्टूडेंट्स के लिए हालिया दौर में कितनी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं? हालिया दौर में अपॉर्चुनिटीज़ तो, क्योंकि ये ओपन होता है स्पोर्ट्स, हर किसी के लिए एक प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको जो फैसिलिटेट करने का जो सिलसिला है ना, उसको थोड़ा चैनलाइज करने की ज़रूरत है कि बच्चा एक अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीत जाता है, फिर वो डिवीज़न पे जीत जाता है, फिर वो आगे पंजाब पे जीत जाता है, तो फिर वो नेशनल लेवल पे जब पार्टिसिपेट करता है तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो उसको जब मुहैया किया जाता है तो उसके लिए उसका जो काम है वो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। फिर स्पेशली जो बच्चे हमारे जीत जाते हैं, जैसे अभी हाल ही में हमारी हॉकी ओमान में जो है वो हम ओलंपिक से बाहर हो गए, तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था, लेकिन जो हमारे खिलाड़ी हार गए हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो कमी थी वो ट्रेनिंग की, मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि हमारी जो जनरेशन है, इसको जो पार्टिसिपेशन है इसकी जब होती है तो उसमें सारे जो सिलसिले हैं, एक कोच बहुत अच्छा हो, डॉक्टर बहुत अच्छा हो, ट्रेनर बहुत अच्छा हो, उनकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हों, ताकि, और सबसे बड़ी बात, उनके लिए रोज़गार बहुत अच्छा हो। तब फिर वो, इससे पहले जब हम हॉकी में जीतते थे तो हर चीज़ उनको प्रॉपर एक मिलती थी, तो खिलाड़ियों को कोई फिक्र नहीं होता था। और सर, इस डिफीट के पीछे की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम बहुत पीछे हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम उस तरह से मैच नहीं कर पाते जिस तरह कि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो हम तो बस दुआ गो ही है कि अल्लाह करे जो है वो बहुत सारी आसानियाँ पैदा हों और पाकिस्तान का नाम जो है वो स्टूडेंट्स आगे जाके रोशन करें। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे और भी टॉपिक्स को जो है वो ज़ेर बहस लाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बदलते हुए मौसम के साथ साथ हमें अपने स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मौसम कितना हमारे जिल्द को जो है मुतासिर करता है, किस तरह की बीमारियां होती हैं, बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमारी स्किन को लेकर डिफरेंट तरह की एलर्जीज हो जाती हैं, एक्ने का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, छाइयाँ बहुत ज़्यादा जो है वो स्किन पर बढ़ जाती हैं। अगर ख़ास तौर पर चेहरे की बात की जाए तो डिफरेंट तरह के मसाइल का जो है हमारे मर्द हजरात को भी और ख़वातीन को भी सामना करना पड़ता है। और हम जो है वो अपने स्पेशली फेस के स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि सारी बात है कि आपके चेहरा जो है वो जितना ज़्यादा ग्लो करेगा, जितना ज़्यादा उसकी स्किन जो है वो क्लियर रहेगी, उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। तो आपकी तमाम जल्द के अमराज से रिलेटेड जो है हमने बहुत ही ख़ास मेहमान को स्टूडियो में आज दावत दी है ताकि वो आएँ और आपके जितने भी मसाइल हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको हल करने की पूरी ट्राई करें, ताकि आपके पास जितने भी घर बैठे पॉसिबल सोल्यूशंस हैं वो आपको मिल
सके और आप अपना और अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकें। और इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर सलीम गौरी है, डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम बदलता है उसके असरात हमें हमारी स्किन पे भी दिखाई देते हैं, तो मौसम की तब्दीली के साथ किस तरह की तब्दीलियां हमारी जिल्द पर रूनमा होती हैं? जी शुक्रिया। हमारी जिल्द मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करती है। जब सर्दी का मौसम शुरू हो रहा हो तो सर्द हवाओं की वजह से जिल्द अमूमन खुश्क होना शुरू हो जाती है, और इसी तरह से जब सर्दी का मौसम ख़त्म हो रहा हो और हम गर्मियों की तरफ जा रहे हों तो फिर उसके साथ हमारी जिल्द थोड़ी सी ऑयली होनी शुरू हो जाती है। ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकता है कि किसकी जिल्द ज़्यादा खुश्क है या किसकी ज़्यादा ऑयली है। इसके अलावा भी मौसमों के कुछ असरात कुछ जिल्दी इमराज के हवाले से भी वो देखने में आते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि अब आगे बहार का मौसम शुरू हो रहा है, फ़िज़ा में पॉलन्स और इस तरह के दूसरे एलर्जेंस की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी वजह से जिल्द की बहुत सी एलर्जीज़ देखने में आ सकती हैं। एलर्जीज़ के अलावा फॉर सम रीज़न और द अदर बहार और ख़िज़ा के मौसम में वायरल इन्फेक्शंस भी बढ़ जाती हैं। अच्छा। तो बहुत सी ऐसी जिल्दी इमराज भी, मसलन चिकन पॉक्स, तो ये भी इन मौसमों में ज़्यादा देखने में आ सकती है। तो इसी तरह से हमें बदलते मौसम के साथ अपनी जिल्द की हिफाजत के लिए भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सर्दी आ रही हो तो हमें ज़रूर एहतमाम करना चाहिए कि हमारी जिल्द हम उसको मॉइस्चराइज रखें, कोई ना कोई इमोलिएंट या कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें। और इसी तरह से गर्मी आ रही हो तो उसके मुताबिक अपनी जिल्द की क्लिनजिंग का ख्याल रखें। अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं तो उसको अच्छी तरह से दिन में 2-3 बार धोएं, क्लिनजिंग का ख्याल रखें। और सारे मौसमों के अंदर सन प्रोटेक्शन का ज़रूर एहतमाम करें। कोई अच्छा सन ब्लॉक मौसम के मुताबिक और आपकी जिल्द की नौइयत के मुताबिक वो ज़रूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। और बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे आपने बात की कि सर्दियों में अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या गर्मियों में भी ज़रूरी होती है कि मुनासिब जो है वो हम मॉइस्चराइजेशन अपनी स्किन को दें? जी, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जिल्द का जो टेक्सचर है वो कुदरती तौर पर कैसा है। बाज़ लोगों की जिल्द कुदरती तौर पर ज़्यादा ड्राई होती है, तो वो गर्मियों के मौसम में भी उनको मॉइस्चराइज़र का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। अलबत्ता अगर आपकी जिल्द ज़्यादा ऑयली है या ज़्यादा पसीना आने वाली है और उसमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो उसके मुताबिक फिर आपको क्लिनजिंग का ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह के वायरल इन्फेक्शंस की आपने बात की है कि हमारी स्किन को डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उन इन्फेक्शन से किस तरह से बचा जा सकता है? देखिए, इन्फेक्शंस तो मुतअद्दी इमराज होते हैं जो एक से दूसरे को लग सकते हैं, तो उससे तो यही होता है कि आप कोई अपने जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा मरीज़ है मसलन चिकन पॉक्स का, तो उससे ज़रा दूर रहने का एहतमाम करें, उसको आराम करने का मशवरा दें और उससे ख़ास तौर पे कहें कि उसके जो पर्सनल यूटेंसिल्स हैं, टावल वगैरह, वो अलहदा रहें, वो कॉमन आप ना यूज़ करें, और उनसे दूसरे लोगों ख़ास तौर पे बच्चों को ज़रा दूर रहने का एहतमाम किया जाए। बिल्कुल ठीक है। और हम देखते हैं कि मौसम की तब्दीली के साथ जैसे आजकल मौसम चल रहा है तो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो क्या पानी कम पीने की वजह से भी जो चेहरे पर दाने बन जाते हैं, एक्नी हो जाती है, तो इसकी एक बड़ी वजह अपनी बॉडी को जो है डिहाइड्रेशन है, या इसके पीछे के जो रीजंस है वो कुछ और हो सकते हैं? देखिए, पानी हमारी जिल्द का एक बहुत अहम जुज़ है, बल्कि हमारे पूरे जिस्म में सबसे बड़ा जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा वो पानी की है। इसी तरह से जिल्द के अंदर भी अगर मुनासिब मिकदार में पानी मौजूद नहीं होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगी, तो उसके अपने नुकसानात, क्रैक्स अपीयर होने शुरू हो जाएंगे, स्केल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो जिल्द की हाइड्रेशन का तो हर मौसम में ही एहतमाम करना चाहिए। एक अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमारी जिल्द के ऊपर एक लेयर बनाई है लिपिड्स की, जो कि वाटर लॉस को रोकती है। अच्छा। अगर किसी वजह से इसको डैमेज हो जाए तो फिर वाटर लॉस ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए फिर वो जो हम एमोलिएंट एडवाइस करते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो जो एक कुदरती लेयर है उसको एनहेंस किया जा सके, वाटर लॉस को रोका जा सके, और पानी की कमी की वजह से हमारी जिल्द में प्रॉब्लम्स पैदा ना हों। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो है वो जिल्द पर रैशेज हो जाते हैं अगर आप किसी भी तरह के, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्मेटिक और जितनी भी हैं वो फार्मूला क्रीम्स हैं, उसकी वजह से वो कितनी ज़्यादा हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह हैं। ये फार्मूला क्रीम्स तो मैं कहूँगा कि इट्स अ डिलेमा इन द सोसाइटी। ये ऐसा एक जो है ट्रेंड बना है, लोग अपनी
अपना रंग गोरा करने के चक्कर में बहुत सी फार्मूला क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं। 3 अहम जुज़्व हैं जो कि इन फार्मूला क्रीम्स के एनालिसिस पे देखने में आए हैं, जो इनमें पाए जाते हैं। इनके अंदर स्टीरॉइड्स पाए जाते हैं। स्टीरॉइड्स बड़ी अहम अद्वियात में शुमार होता है, जान बचाने वाली दवाइयाँ हैं, लेकिन अगर इनका गैर ज़रूरी इस्तेमाल जिल्द के ऊपर भी किया जाए तो ये जिल्द को नुकसान पहुँचाती हैं। ज़्यादा इस्तेमाल से जिल्द पतली हो जाती है, जिल्द पे एक्ने की तरह के दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, सुर्ख लाइनें अपीयर होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये स्टीरॉइड्स के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा इन फार्मूला क्रीम्स के अंदर हाइड्रोक्विनोन जो एक ब्लीचिंग एजेंट है वो काफ़ी मिकदार में देखने, ब्लीचिंग एजेंट एक ख़ास परसेंटेज तक तो 2% और मैक्सिमम 4% तक तो एक्सेप्टेबल है, यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा मिकदार और लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो फिर उसके अपने नुकसान आते हैं। एक और अहम जुज़्व जो इन फार्मूला क्रीम्स में देखने में आता है वो मरकरी है। मरकरी हैवी मेटल्स में शुमार होता है और ये जब जिल्द के ऊपर लगाया जाता है तो जिल्द से भी अब्जॉर्ब होता है और इसके सिस्टेमिक इफेक्ट्स हत्ता कि ये किडनीज को भी नुकसान कर सकता है। तो ये 3 अहम वो जुज़्व हैं जो फार्मूला क्रीम में बग़ैर मेंशन किए, बग़ैर बताए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये जिल्द को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमें ऐसी फार्मूला क्रीम से बचना चाहिए, इनको बेधड़क इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जैसे कि मुआशरे में की जा रही हैं, और अपनी जिल्द की हिफाजत के लिए किसी मुस्तनद डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करके उसके मुताबिक ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर साहब, डर्मेटोलॉजिस्ट की आपने बात की है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट को कितने टाइम के बाद जो है आपको डेली रूटीन में जो है वो विजिट करने की ज़रूरत है, या सिर्फ अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही कि जब आपको ज़रूरत है तभी जाएं? देखें, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, अलामात जाहिर होंगी, तो फिर तो ज़रूर आपको मुतलका स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरे मुल्कों में लोग अपनी सारी, और हमारे यहाँ भी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए फैमिली फिजिशियन से रब्ता करते हैं, और जिन प्रॉब्लम को फैमिली फिजिशियन डील कर सकते हैं वो करते हैं, और नहीं कर सकते तो उन्हें मुतलका स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं। और मेरा ख्याल है ये बिल्कुल प्रॉपर चैनल है। आप खुद फील करें कि आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो या आप चाहें तो पहले फैमिली फिजिशियन से मशवरा कर लें या डायरेक्टली किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करें। और अगर आपको स्किन की बीमारी के अलावा कॉस्मेटिक्स के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आप कोई कॉस्मेटिक एनहेंसमेंट या कोई ऐसे एस्थेटिक बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो ज़रूर आप किसी ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें जो कि एस्थेटिक्स की प्रैक्टिस करता हो और उसके मामले में वो तजर्बाकार हो। और पाकिस्तान की अगर स्पेशली अब बात की जाए मौजूदा दौर की, तो डर्मेटोलॉजिस्ट को हमारे यहाँ ख़वातीन ज़्यादा विजिट करती हैं या मर्द हजरात में भी ये रेशियो बढ़ता हुआ दिखाई दे? देखिए, जिल्दी इमराज तो दोनों में ही पाए जाते हैं, इसमें मर्द और औरत की तखसीस नहीं है। ये ज़रूर है कि ख़वातीन अपनी लुक्स के हवाले से ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं तो वो ज़्यादा कॉमनली विजिट करती हैं, लेकिन अब तो मर्द भी इसमें काफ़ी कॉन्शियस हैं। और मेरा ख्याल है कि दोनों को अपनी जिल्द का ख्याल रखना चाहिए और दोनों को ही ज़रूरत के मुताबिक डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। वैसे मैं यहाँ एक इंटरेस्टिंग ये भी बात बताता चलूँ कि आगे जनरली ही मेडिकल में ख़वातीन की रेशो अब हमारे यहाँ ज़्यादा देखने में आ रही है। अच्छा। खासकर जब से ये ओपन मेरिट हुआ है मेडिकल कॉलेजेस में, लड़कियों की तादाद लड़कों से बहुत ज़्यादा हो गई है। और स्किन तो एक ऐसी स्पेशलिटी है कि अब आप किसी मेडिकल कॉलेज के डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में चले जाएं तो आपको ख़वातीन ही ज़्यादा नज़र आती हैं। तो ख़वातीन अब डर्मेटोलॉजी में वैसे भी ज़्यादा, अब आपको ज़्यादा ख़वातीन डर्मेटोलॉजिस्ट मिलेंगी माशरे में। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर साहब, हमारे खाने पीने का कितना हिस्सा होता है हमारी ज़ाहरी शख्सियत की जो खूबसूरती है, और हमारे जो हम अप्लाई करते हैं चीज़ें उसका, जिसमें सीरम्स भी आ जाती हैं, डिफरेंट तरह की मॉइस्चराइजर क्रीम्स आ जाती हैं, तो खाने पीने का कितना किरदार है और इन प्रोडक्ट्स का कितना किरदार है? देखें, प्राइमरीली तो जो भी न्यूट्रिशन है, हत्ता कि हमारी जिल्द की न्यूट्रिशन भी, और ये नाखून और बालों को जिल्द का इंटीग्रल पार्ट ही समझा जाता है, और बालों और नाखून ये जिल्द की न्यूट्रिशन ये प्राइमरीली तो अंदर से ही आती है, बाहर से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल रोल नहीं है। बाहर से जो हम कर सकते हैं वो इसकी प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की कि कोई अच्छा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करके या सन ब्लॉक यूज करके या मुनासिब तरीके से उसकी क्लिनजिंग करके। डॉक्टर साहब, हमारे साथ में आपकी बात को माजूर से काट, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप हमें सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम।
कॉल ड्रॉप हो गई है जी। अगर आप चाहें तो प्रोग्राम के दौरान दोबारा से भी कॉल कर सकते हैं और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि खाने पीने का कितना ज्यादा इसमें किरदार है? जी, प्राइमरीली तो जो न्यूट्रिशन है वो अंदर से ही ब्लड के जरिए और फिर जो छोटी आगे उसकी वेसल्स हैं जैसे फिर आर्टरीज और कैपिलरीज के जरिए ही जिल्द तक पहुंचती है। अलबत्ता जिस तरह मैंने बताया कि बाहर से हम इसकी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल मेनली हमारे फूड के ज़रिए और फिर ब्लड के ज़रिए ही दिल तक पहुंचती है। तो खुराक हमारी बैलेंस्ड होनी चाहिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी और स्किन के लिए भी। और बैलेंस से मुराद ये है कि खुराक के जो 3 अहम फैक्टर्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और वाटर एक अहम जुज़ जो है, ये सारी मुनासिब मिकदार में मौजूद होनी चाहिए। हम ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिसमें वक्तन फ़वक्तन जैसे कि गोश्त, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड्स, तो वक्तन फ़वक्तन इवन पल्सेस या दालें हम जिन्हें कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन हमारी खुराक में एक बैलेंस्ड डाइट की शक्ल में होनी चाहिए और इसी से हमारी ओवरऑल सेहत भी बेहतर रहेगी और हमारी जल्द भी उसी से बेहतर रहेगी। अलबत्ता कुछ ऐसे हम खुराक पे बात कर सकते हैं जो हमारी स्किन की न्यूट्रिशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम ये डॉक्टर साहब से बात करनी थी, वो बेटी का इशू है स्किन का। पहले आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ फैसलाबाद। ठीक है, आपके क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे? जी कीजिए। जी डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी डॉक्टर साहब आपको सुन पा रहे हैं, कीजिए बात। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप फरमाइए क्या पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब मेरी बेटी है, कम से कम उसकी एज है 15 ईयर। जी बोलिए। तो डॉक्टर साहब उनके ना चेहरे के ऊपर दाने निकले हुए हैं, तो वो उसके बारे में कोई मेडिसिन सजेस्ट कर दें उसके चेहरे। बिल्कुल ठीक है। 15 साल की उनकी बेटी है और उनके चेहरे पे जो है वो दाने निकले हुए हैं, उनके लिए वो कह रहे हैं कि किसी तरह की मेडिसिन आप सजेस्ट कर रहे हैं। देखिए 15 साल या टीन एज के अंदर लड़कियों में या लड़कों में जो दाने निकलते हैं, इन्हें आम जुबान में कील मुहासे या एक्नी कहा जाता है। ये जल्द में कुछ हार्मोनल चेंजेस के साथ निकलने शुरू होते हैं, थोड़े बहुत हर किसी में निकलते हैं। इसमें और फैक्टर्स हैं जैसे फैमिली प्रीडिस्पोजिशन और दूसरे। कुछ लोगों में ये थोड़े बहुत निकल के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में फैमिली प्रीडिस्पोजिशन की वजह से या कुछ और फैक्टर की वजह से ये बहुत ज़्यादा निकलते हैं और बाद में तो कई साल निकलते रहते हैं और फिर ये निशान छोड़ जाते हैं। तो अगर ये ज़्यादा निकल रहे हों तो इनका ज़रूर मुनासिब इलाज करना चाहिए। इनका एग्जैक्ट इलाज तो उन्हें देखने के बाद ही बताया जा सकता है। उसके लिए बेहतर है कि ये किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा कर लें जो उन्हें देख के बेहतर एडवाइस कर सकें। लेकिन आम तौर पे इनके लिए लगाने वाली अद्वियात और खाने वाली इसकी शिद्दत पे डिपेंड करते हुए प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। स्वेयर एक्नी हो सकती है, तो अगर आपकी बच्ची 15 साल की है तो बेस्ट सजेशन यही है कि आप किसी अच्छे जो भी आपके नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनसे जाके कंसल्ट करें, बच्ची को चेक करवाएं, उसके बाद ही कोई चीज़ अप्लाई करें, क्योंकि वो ऑलरेडी एक टीन एज में है और बड़ी सेंसिटिव स्किन होती है। तो किसी भी तरह की एक्सपेरिमेंटल जो है ना एक्सपीरियंस से उसको बचाना चाहिए। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे कि स्किन का किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हर किसी को चाहिए खूबसूरत खिली हुई और ग्लोइंग स्किन, लेकिन उसके लिए आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी एफर्ट। अगर आपको खूबसूरत दिखाई देना है, खूबसूरत नज़र आना है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने खाने पीने में जो है मुनासिब चीज़ों का जो है उसको ऐड करें। हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ऑयली चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे खाने में किस तरह की ग़िज़ाएँ होनी चाहिए और उनका मुनासिब इस्तेमाल किस तरह से हमारी शख्सियत को और भी निखार सकता है और भी खूबसूरत बना सकते हैं, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो बच्चे इन चीज़ों से दूर भागते हैं और बड़े भी जो है आजकल अगर बात करें तो ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए हैं। तो इस तरह की ग़िज़ाएँ फास्ट फूड टाइप और जंक फूड कितने नुकसानदेह हैं और किस तरह से सब्जियों और जो हमारी फ्रूट है उसका मुनासिब इस्तेमाल हम अपने ग़िज़ाओं में कर सकते हैं? देखें, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारी खुराक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वेट गेन करना शुरू कर देंगे।
इसी तरह से फैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल और नुकसान का बायस बनेगा और आपकी जिल्द को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो एक मुनासिब मिकदार में बैलेंस चीज़ें होनी चाहिए। एक और अहम चीज़ जो है, जिस तरह हमने शुरू में बात की कि अब मौसम चेंज हो रहा है और स्किन की एलर्जीज ज़्यादा हो जाएंगी, जी बिल्कुल, तो हमारी खुराक के भी कुछ अज्जा इन एलर्जीज का बायस हो सकते हैं। ख़ास तौर पे वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुछ लोगों को किसी किस्म की खुराक से एलर्जी हो सकती है और किसी और को किसी और किस्म से, लेकिन आम तौर पे ज़्यादा स्पाइसिस और खुराक में इस्तेमाल होने वाले मसनूई रंग, ये स्किन की एलर्जी की अहम वजूहात में शामिल हैं। तो अगर आपको ख़ास तौर पे स्किन एलर्जीज जिसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं, आम जुबान में छपाकी और कई लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये मसाले और मसनूई रंग, खुराक के मसनूई रंग, इसकी दो अहम वजूहात में से हो सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी जिल्द की न्यूट्रिशन के लिए अगर आप कहें तो कुछ खुराक में ऐसी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे फैटी फिश जैसे कि सालमन, ये हमारी जिल्द के लिए बड़ी मुफीद साबित हो सकती है क्योंकि इसमें ग़िज़ाई अनासिर भी पाए जाते हैं, प्रोटीन, इसके अलावा इसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड जैसे कि ओमेगा 3 ये भी पाए जाते हैं। एक और अहम चीज़ जो हमारी खुराक में जिल्द के लिए बेहतर हो सकती है वो है जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई और जिंक। तो हमारे यहाँ तो आजकल वैसे भी सिट्रस फ्रूट्स, किनो, ऑरेंज, मौसमी ये बहुत मिल रहे हैं, तो सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल हमारी जिल्द के लिए बेहतर हो सकता है। फ्रूट्स के अंदर एक और फल जो हमारे यहाँ इतना आम तौर पे नहीं मिलता, एवोकाडो जिसे कहते हैं, ये हमारी जिल्द के लिए खासा मुफीद है। और बेसिकली ये तीन चीज़ें ही अहम हैं कि खुराक न्यूट्रिशनिस्ट भी हो, यानी उसमें प्रोटीन्स और ये चीज़ें मौजूद हों, एसेंशियल फैटी एसिड्स हों जो कि हमारा जिस्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हमें खुराक में ही लेने पड़ेंगे, और इसी तरह से हमारे खुराक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी शामिल हों। एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर हमारे यहाँ बहुत लोग शकरकंदी को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, उसमें बीटा कैरोटीन पाई जाती है न्यूट्रिशन के अलावा, बीटा कैरोटीन जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम और कुदरती एक सन प्रोटेक्शन फराहम करती है। तो इस तरीके से हमारी खुराक में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कुदरती तौर पर हमें सन प्रोटेक्शन भी फराहम करें, न्यूट्रिशन भी फराहम करें, ज़रूरी अज्जा जो हैं, और वो हमारी जिल्द की सेहत के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। कुछ सीड्स, पर्टिकुलरली सनफ्लावर सीड, इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स, पर्टिकुलरली वॉलनट जिसे हम अखरोट कहते हैं, तो ये हमारी जिल्द के लिए मुफीद ग़िज़ाई अज्जा में शामिल हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी मेंशन करना चाहेंगे कि इन तमाम मुनासिब ग़िज़ाओं का जो है वो मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वॉलनट की आपने बात की है तो लोग जो है उसे आगे रख के बैठ जाए खाना शुरू कर दें ज़रूरत से ज़्यादा। ये भी वजाहत कर दूं, आजकल कुछ ड्राई फ्रूट्स इवन दिल की सेहत के हवाले से भी कहा जाता है कि मुफीद हैं। मसलन कहा जाता है कि आप 5 बादाम रोजाना खाएं तो ये आपके दिल की सेहत के हवाले। इसी तरह से वॉलनट, अगर एक अखरोट आप रोजाना ले लें तो ये मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी है आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से आपने क्लिनजिंग की बात की है, स्क्रबिंग का भी बड़ा आजकल लोग स्क्रब करते हैं ताकि आपकी डेड स्किन जो है वो हट जाए, तो इसका भी जो है वो मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हर रोज भी क्लिनजिंग करने से क्या जिल्द को नुकसान पहुंचता है? देखें, ये क्लिनजिंग या स्क्रबिंग जो आप कह रही हैं, ये डिपेंड करता है कि एक आपकी जिल्द का नेचुरल टेक्सचर किस तरह का है और दूसरा आपकी आउटडोर या फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा है, आप ज़्यादा धूप को फेस करती हैं या आप ज़्यादा डस्ट को फेस करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा क्लिनजिंग की ज़रूरत होगी। अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी भी कम है जिसमें पसीना कम आता है, तो फिर आपको उसके लिहाज से क्लिनजिंग की भी कम ज़रूरत होगी। तो आप अपनी जिल्द के नेचुरल टेक्सचर और अपनी आउटडोर और फिजिकल एक्टिविटी के लिहाज से अपनी जिल्द की प्रोटेक्शन का एहतमाम करें, उसी के मुताबिक क्लिनजिंग का एहतमाम करें, उसी के मुताबिक फिर आप कोई मॉइस्चराइजर का एहतमाम करें। बिल्कुल ठीक है। और जो होम रेमेडीज हम यूज करते हैं, घरेलू नुस्खे, वो हमारे लिए कितना हमारी जिल्द को बेहतर बनाते हैं? ये तो वो चीजें हैं जो तजर्बे की बुनियाद पे जो है ना वो कहा जाता है, हमारे घर में बुजुर्ग बताते हैं कि ये चीज़ मुफीद होगी। इनका भी देखें, तजर्बे की बुनियाद पे अगर कोई चीज़ आपको मुफीद
मुफीद लगती है तो मुनासिब हद तक आप उसको इस्तेमाल करें। ज़्यादा करेंगे तो वो नुकसानदेह भी। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग क्लिनजिंग के लिए लीमू या लेमन का इस्तेमाल अहम समझते हैं, तो अपनी जिल्द के मुताबिक एक हद तक तो ये मुफीद हो सकता है, लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी जिल्द को ज़्यादा ड्राई और आपकी जिल्द पे रिएक्शन भी कॉज कर सकता है। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप कोई घरेलू टोटके या नुस्खे यूज़ कर रहे हैं तो ज़रा एहतियात से करें। पहले थोड़ा बहुत इस्तेमाल करके देख लें कि ये आपकी जिल्द पे एलर्जी का बायस तो नहीं बनते, और अगर नहीं बनते तो फिर भी मुनासिब मिकदार में करें कि ज़्यादा इस्तेमाल से वो फ़ायदे की बजाय नुकसान का बायस ना बन सके। मतलब हम कर सकते हैं, लेकिन वही है कि वंस अ वीक कर लिए या ट्वाइस अ वीक, अपनी स्किन को किसी चीज़ का यूज टू नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और मार्केट में बड़े तरह तरह के सीरम्स भी आजकल मिलते हैं, और जो है हमारी टीनेज बच्चियां वो तो बड़ी ही कोई उनकी सीरम्स के लवर्स हैं। आपको लगता है कि इतनी कम उम्री में टीनेज में जो है सीरम का एक सिर्फ प्रेपरेशन है, जरा थिक और थोड़ी सी आप कह लें लेसदार, जो कि इन चीज़ों को अच्छी तरह से स्किन में डिलीवर कर सकती है। यही चीज़ें पहले क्रीम, ऑइंटमेंट या लोशन फॉर्म्स में भी दस्तयाब हैं, और सीरम लगाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बस ये ख्याल रखें कि आपकी एक्सेसिव इस्तेमाल आपकी जिल्द का नुकसान ना हो और ये आपकी जिल्द की नेचुरल टेक्सचर के मुताबिक हों। आम तौर पे जो चीज़ें सीरम के अंदर यूज़ की जा रही हैं वो मुख्तलिफ विटामिन सी के डेरिवेटिव्स ही हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अलावा रेटिनॉल यूज़ की जा रही है। रेटिनॉल का एक्सेसिव। डॉक्टर साहब एक कॉलर भी मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा, आप कहाँ से? कासिम शाह बोल रहा हूँ झंग से। जी कासिम, क्या सवाल है, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी डॉक्टर साहब से ये पूछा है जी, अपना जिसम पे खुश्की शरीर जिसम की होती है और जिनके बालों में वो जो व्हाइटनेस होती है ना, वो जो ऊपर के सामने आती है, जी जी जी, मतलब वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब ऐसे मतलब आप पेटली पे हाथ लगाया ना तो वो हाथ भर जाता है नीचे से, वो खुश्की खत्म नहीं होती। हालांकि मैं सरसों का तेल भी यूज करता हूँ नहाने के बाद भी, वैसे भी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब कासिम हमारे साथ हैं जंग से, वो पूछना चाह रहे हैं कि उनके स्कैल्प्स पे बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, बहुत ज्यादा खुश्की इतनी ज्यादा है कि जब वो हाथ भी लगाते हैं तो उनका हाथ भर जाता है। उसके लिए वो मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन हम जवाब जानेंगे कि इनकी किस तरह से प्रॉब्लम हल हो सकता है राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और आपके चेहरे की खूबसूरती जितनी ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने खाने पीने में मुनासिब अशिया का, सब्जियों का, फ्रूट का इस्तेमाल करें, और साथ ही कम उम्र से अपने बच्चों में भी ये हैबिट को डेवलप करें ताकि बढ़ती हुई उम्र के साथ उनको मसला ना हो। इन सब चीज़ों के साथ जो है आगे बढ़ने में बहुत सारे ऐसा हम आजकल देखते हैं कि बच्चों को बड़ा मुश्किल होता है सब्जी और फ्रूट खिलाना, तो कोशिश करें कि मुनासिब इस्तेमाल करें ताकि आप जो है वो बज़ाहिर भी खूबसूरत रहें। लेकिन अगर उसके बावजूद आपके स्किन को लेकर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होते हैं तो डर्माटोलॉजिस्ट से या किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। घर पे जो है वो खुदारा तजुर्बे नहीं करने चाहिए। स्किन के हवाले से और किस तरह की एहतियात करनी चाहिए इस हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा छाइयाँ भी चेहरे पर भर जाती हैं, तो उसके पीछे की क्या वजह होती है और उसको किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं? देखिए, हमारी जिल्द में कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने एक वो कलर प्रोड्यूस करने वाले सेल रखे हैं जिन्हें हम मेलानोसाइट्स कहते हैं। उनके अंदर एक पिगमेंट मेलानिन पाया जाता है। ये जब किसी वजह से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएं और ज़्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस करें, बुनियादी तौर पे तो ये एक हिफाजती अमल है। ये मेलानिन हमें सूरज की मुज़िर शुआओं से बचाती है और स्किन का कैंसर डेवलप करने से बचाती है। तो हकीकत में तो ये एक हिफाजती चीज़ है जो अल्लाह ताला ने रखी है। लेकिन अगर ये किसी वजह से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, तो ज़्यादा ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए मेलानिन, तो फिर ये चेहरे के ऊपर छाइयों की शक्ल में नमूदार हो सकता है, स्किन टैनिंग की शक्ल में भी हो सकता है और छाइयों की शक्ल में भी। बुनियादी तौर पे तो इनकी 2-3 ही वजूहात होती हैं। एक्सेसिव सन एक्सपोजर, अगर आपका धूप में जाना ज़्यादा है, या बाज़ अद्वयात की वजह से भी ये जो है ज़्यादा नमूदार हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं, वो भी ये इन मलाजमा इसे कहते हैं, इन छाइयों या स्याइयों या मलाजमा का बायस बनते हैं। जब ये प्रेगनेंसी की वजह से हो तो इसे कोलाजमा भी कहा जाता है। अच्छा। और ये अमूमन प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी के अलावा हो, एक्सेसिव सन एक्सपोजर से या दवाइयों की वजह से और वजूहात की बुनियाद पे, तो फिर इसे मलाजमा कहा जाता है।
इसके इलाज में सबसे अहम जो तो सन प्रोटेक्शन है, धूप से बचाओ। बहुत ज़रूरी है कि आप हर मौसम में अपनी जिल्द के टेक्सचर के मुताबिक किसी मुनासिब सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। अगर आपकी जिल्द ऑयली है और ज़्यादा एक्नी वगैरह वाली है तो फिर बेहतर है कि आप कोई वाटर बेस्ड सनस्क्रीन या सन ब्लॉक यूज़ करें। अगर ड्राई है तो आप दूसरे सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा स्वेटी स्किन के लिए स्पेशल सन ब्लॉक्स भी मिलते हैं जिन्हें सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक्स कहा जाता है। ये सारी चीज़ें बाज़ार में अवेलेबल हैं। इनके ऊपर एक सन ब्लॉक्स या सनस्क्रीन पे एक SPF लिखा होता है जिसे हम कहते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर, मसलन 35 या 50 या 60 या इवन 100। तो आप कोई भी मुनासिब अपनी जिल्द की टेक्सचर के मुताबिक सनस्क्रीन या सन ब्लॉक जिसका SPF या सन प्रोटेक्शन फैक्टर 35 से लेके 60 तक हो वो यूज़ कर लें। 60 से ज़्यादा वाले SPF की अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही। SPF 60 तक अमूमन वो सारी मुज़िर शुआओं को कवर कर लेते हैं, और उससे ज़्यादा फिर अगर आप करेंगे तो थिक ज़्यादा हो जाते हैं और वो कई दफ़ा फिर वो उनको टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी आप ऐसी अपनी स्किन टेक्सचर के मुताबिक सनस्क्रीन या सन ब्लॉक जिसका SPF 35 से 60 के दरमियान हो वो आप अपनी उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। दूसरा, जो छाइयाँ बन गई हैं उनके इलाज के लिए साथ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के मशवरे से कोई मुनासिब वो आपको क्रीम या लोशन देंगे जो कि इनको ज़रा लाइट कर सकती हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि ये कितनी डीप हैं, ऊपर वाली लेयर में है या डीप है, उसके मुताबिक ये ज़्यादा गहरी हो सकती हैं। अगर आपको सिर्फ लगाने वाली दवाइयों से फ़र्क ना पड़े तो फिर कुछ प्रोसीजर से, मसलन कुछ केमिकल पील्स हैं जिनसे इनको उतारने की कोशिश की जा सकती है, या फिर कुछ और चीज़ें, मसलन कुछ ख़ास किस्म के लेज़र्स हैं जिनसे इनको ट्रीट किया जा सकता है। तो सबसे अहम चीज़ जो मैं इसमें कहूँगा वो है सन प्रोटेक्शन, किसी मुनासिब सन ब्लॉक या सनस्क्रीन का इस्तेमाल। बिल्कुल सही है। और आजकल डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि हमें अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, बालों के लिए डिफरेंट तरह के विटामिन और सप्लीमेंट्स जो है वो हमें मार्केट में दिखाई देते हैं, उनका इस्तेमाल कितना मुनासिब है? जी, जैसे मैंने पहले न्यूट्रिशन पे बात करते हुए कहा कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो विटामिन हैं वो ख़ास तौर पे हमारी स्किन के लिए मुफीद है और वो ये छाइयों की प्रॉब्लम में भी मुफीद होंगे मसलन। और एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन C और विटामिन E हैं। तो ये हम ऐसा कोई भी, और जनरली B कॉम्प्लेक्स भी अगर आप लें तो ये ओवरऑल आपकी सेहत के लिए भी, और या कोई भी अच्छा मल्टीविटामिन मिनरल फार्मूला जिसमें कुछ मिनरल्स भी साथ हों, एंटीऑक्सीडेंट्स हों, तो उसको इस्तेमाल करना आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा। कुछ स्किन की बीमारियां ऐसी भी हैं जिनमें किसी खास विटामिन, मसलन विटामिन A ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो फिर उसके मुताबिक मुनासिब विटामिन उन्हें तजवीज़ किया जा सकता है। अदरवाइज उससे हट के आप कोई भी अच्छा मल्टीविटामिन मिनरल फार्मूला या B कॉम्प्लेक्स और जिसमें साथ विटामिन C हो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे और साथ विटामिन E या मिनरल्स में से जिंक खास तौर पे हो, तो ये आपकी जिल्द के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि आजकल लोग जो है प्रॉपर अपनी स्किन केयर किट्स बना के रखते हैं कि हम जो है वो स्किन केयर के लिए दिन में ये यूज़ कर रहे हैं, रात में ये यूज़ कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसके लिए, स्किन केयर के लिए मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छी रहती हैं या फिर आम मार्केट में जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रही हैं उसमें से किसी का भी जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अभी मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनके हमें इंग्रेडिएंट्स का नहीं मालूम और जो अमूमन रंग गोरा करने के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनमें तो कुछ नुकसानदेह अज्जा उनके एनालिसिस पे देखने में आए हैं, जैसे कि स्टीरॉइड्स, एक्सेसिव हाइड्रोक्विनोन और मर्करी। तो जिन प्रोडक्ट्स के बारे में हमें पता नहीं है उनका तो हमें एक्सेसिव इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसी कोई प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो बेहतर है कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के मशवरे से ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करें जिनमें कि ये नुकसानदेह अज्जा ना हो, ऐसे अज्जा हों जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपकी जिल्द के लिए फ़ायदेमंद हों और आपकी जिल्द को गैर ज़रूरी तौर पर नुकसान ना पहुँचाएँ। बिल्कुल ठीक है। और आम फहम ख्याल ये भी किया जाता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो बड़ी हैवी फीसेस पे करनी पड़ती हैं, तो ये क्या सिर्फ मिथ है या वाकई इसमें कोई सदाकत है? देखिए, फीस तो अपनी कंसल्टेशन और टाइम के लेने मेरा ख्याल है कि उनका राइट है। अलबत्ता ये कि एक्सेसिव हो या ना हो इसमें भी कई चीज़ें डिपेंड करती हैं। प्राइमरीली तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर सकती है, कुछ गवर्नमेंट स्टैंडर्ड बना सकती है कि किस क्वालिफिकेशन, और मेरा ख्याल है 3 मेन चीज़ें हैं जो किसी भी कंसल्टेंट की फ़ीस के लिए मुतय्यन करने के लिए काउंट की जा सकती हैं। उसकी क्वालिफिकेशंस, उसका एक्सपीरियंस
और उसकी जिसे हम आम जुबान में गुडविल कहते हैं, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी कितनी है? बिल्कुल। और क्रेडिबिलिटी ऐसे ही नहीं बनती, ये उसी वक्त बनती है जब लोग आपके इलाज से सेटिस्फाइड हों, लोगों के अंदर आपकी एक गुडविल बन जाए। तो इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि डॉक्टर्स को अपनी फ़ीस मुतय्यन करते हुए ज़रूर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये अफोर्डेबल हो, लोगों की रीच से बाहर ना हो जाए। ऐसा ना हो कि लोगों को कंसल्ट करने में उन्हें मुश्किल पेश आए। बिल्कुल ठीक है। अगर डॉक्टर साहब हमने अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, हम तमाम स्किन टाइप्स की अगर बात करें तो रूटीन में रेगुलरली कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, चाहे आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, चाहे कॉम्बिनेशन है या ड्राई है? जी, ये सबसे अहम फैक्टर 2-3 ही हैं। एक ये कि अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो आप दिन में 2-3 बार ज़रूर अपने चेहरे को धोएं और क्लिनजिंग का ख्याल रखें। और अच्छा, और अहम चीज़, अगर आप 5 वक्त नमाज अदा करते हैं और वुज़ू करते हैं तो ये क्लिनजिंग ऑटोमेटिकली भी हो जाती है, साफ़ हो जाता है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि फिर अगेन कि अगर ख़ास तौर पे आपका आउटडोर एक्सपोजर ज़्यादा है, सन एक्सपोजर ज़्यादा है, या इंडोर किसी ऐसे ऑफिस में आप ज़्यादा आवर्स में काम करती हैं जहां फ्लोरेसेंट लाइट्स ज़्यादा लगी हुई हैं, जैसे कि अभी हमारे स्टूडियो में लगी हुई हैं, तो फिर भी आपको किसी अच्छी सनस्क्रीन या सन ब्लॉक का बाकायदगी से इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरी अहम चीज़ ये है कि आपको अपने स्किन टेक्सचर के मुताबिक कोई ना कोई अच्छा मॉइस्चराइजर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो 3 चीज़ें, अपनी स्किन की सफाई का ख्याल रखें, एक्टिविटी के मुताबिक मुनासिब क्लिनजिंग करें, कोई अपनी स्किन के मुताबिक अच्छा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें और सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। सन प्रोटेक्शन की आपने बड़ा उस पर जोर दिया और कहा है कि इस्तेमाल करें, तो किस एज से इसका इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए? क्या टीनेज बच्चे से जो है वो यूज़ कर सकते हैं? इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, इसमें एक अहम चीज़ बाज़ लोग जो इसकी तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि जी हमारी जिल्द के फंक्शंस के अंदर एक फंक्शन विटामिन डी का प्रोड्यूस करना है, और ये उसी वक्त हो सकता है जब शुआएं जिल्द में पड़ती हैं। तो सन प्रोटेक्शन से तो आप विटामिन डी की प्रोडक्शन रोक रहे हैं। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, स्किन के अंदर विटामिन, लेकिन जो एक्सेसिव सन प्रोटेक्शन के नुकसानात हैं उनके अंदर अभी हमने बात की छाइयों का बनना, उनके अंदर टाइम के साथ या जल्दी वक्त से पहले झुर्रियों का नमूदार हो जाना, और उसके अंदर फिर कुछ अर्ली स्किन कैंसर्स का डेवलप हो जाना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो इस हवाले से एक बैलेंस तरीके से हमें ज़रूर सन प्रोटेक्शन का एहतमाम करना चाहिए। अगर इसमें कुछ विटामिन डी की कमी का एहतमाम है तो वो हम ग़िज़ा की शक्ल में या खाने वाली विटामिन की शक्ल में उसको पूरा कर सकते हैं। अब ये बात कि किस एज से, तो ये ज्यादा मुफीद तभी है कि अगर आप सन प्रोटेक्शन, मुनासिब सन प्रोटेक्शन अर्ली एज से शुरू करें तो ये इस लिहाज से मुफीद रहेगी कि अगर आप अर्ली एज से कर रहे हैं तो लेट एज में आपके चेहरे पे झुर्रियां और स्याही और छाइयां हैं, ये जल्दी नहीं बनेंगी। लेट एज में भी आपका चेहरे की स्किन झुर्रियों के बगैर नजर आएगी। तो अगर आप अर्ली सन प्रोटेक्शन शुरू कर लें तो ये आपकी लेट एज में, और इसे मुस्तकिल इस्तेमाल करें तो ये लेट एज में आपकी स्किन के अच्छे लुक के लिए ज्यादा मुफीद है। कॉलर भी मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेज अकील चिन्योट से बात कर रही हूँ। मेरी बेटी है 15 साल की। जी जी। तो उसकी जो स्किन है ना वो बहुत डैमेज है। हाथ की जो उंगलियां है ना वो आगे से खराब काली हो गई है बिल्कुल। अच्छा। और पाँव की भी ऐसी है उसकी, और जहाँ पे वो जरा सी खारिश करती है वो हिस्सा एकदम से वो काला हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मिसेज अकील, आप प्रोग्राम को देखते रहिए, हम डॉक्टर साहब आपकी प्रॉब्लम का जो है हल जानने की कोशिश करते हैं। मिसेज अकील की बेटी हैं, वो उनकी हाथों और पैरों की जो है ये फिंगर टिप्स हैं वो काफी खराब हो गई हैं, काला हो गया है सारे, और अगर वो कहीं पे भी खारिश करती हैं तो उनकी स्किन भी काली पड़ जाती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? कुछ लोगों की स्किन आम लोगों की निस्बत ज्यादा सेंसिटिव होती है, कहीं कोई ट्रॉमा आए या खारिश करें तो वो निशान छोड़ जाते हैं। और आपने खुद सुना कि उन्होंने कहा कि हाथ और पाँव की जिल्द, यानी वो उन हिस्सों की जिल्द जो एक्सपोज्ड है, कवर्ड नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो अगेन अगर उनके इस तरह का मसला है तो ये ज़रूरी है कि वो अगेन एक्सपोजर कम करने के लिए किसी मुनासिब सन ब्लॉक का, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ जो अगर ख़ास तौर पर उन्हें हाथों के हवाले से कही है तो बाज़ चीज़ ख़ासकर ख़वातीन में, क्योंकि वो उन्हें बर्तन धोने और कपड़े धोने के हवाले से और सब्जी काटने के हवाले से। लेकिन ये प्रॉब्लम उनकी 15 साल की बच्ची का है ना, बच्ची तो इतना शायद वो काम नहीं करेगी। घरों में लोग शुरू कर लेते हैं, तो उस हवाले
वाले से भी ज़रूर एहतमाम कर, अगर ऐसी प्रॉब्लम इन चीज़ों से हो रही है और ऐसा काम करना है तो फिर बेहतर है कि घर का काम करने वाले ग्लव्स मिल जाते हैं जी बिल्कुल उनका, और कई बड़े अच्छे ग्लव्स मिल जाते हैं, होते हैं तो बाहर से रबड़ के हैं लेकिन अंदर बड़ी फाइन कॉटन लगी होती है। तो आप कोई अच्छे वो ग्लव्स इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी जिल्द के ऊपर साबुन या डिटर्जेंट्स वगैरह की वजह से ये अफेक्ट ना हो सकें। और दूसरा फिर ये कि मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। तो अगेन काम करने के लिए ग्लव्स और सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र, इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो ज़रूर इनकी बच्ची की जिल्द इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो देख के ही बताया जा सकता है कि किस तरह का मसला है। तो ज़्यादा मुनासिब तो यही है कि आप अपनी बच्ची को जो है वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर तो उनको ईचिंग होती है और किसी भी बॉडी पार्ट को जो है उसका कलर चेंज हो जाता है तो आप ज़रूर बर वक्त जो है उनके इलाज को यकीनी बनाएं। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील से तमाम बातों को जो है वो बयान किया। आई एम श्योर कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है उनके लिए भी आज का जो सेशन वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और जितने देखने वाले हैं अल्लाह करे कि उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट हो जाएं और आप सबके लिए अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।